दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट दे रहे हैं। डॉक्टर शिल्पा जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल है। मैं पंचकुला को बिलोंग करती हूँ। सेक्टर 11 पंचकुला में मेरी ओपीडी है दिव्यांश क्लिनिक। यहाँ पे मैं आईवीएफ और गायनी के मरीज़ों को देखती हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें आज से 20-25 साल पहले, जब लोग काम करते करते बच्चों को जन्म दे देते थे, लेकिन आज का जो समय है उसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली आज के दिनचर्या, आज के दिन में चैलेंज बन ही चुका है कि प्रेगनेंसी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है जो कि हमारी लाइफस्टाइल होती है। लड़कियां आजकल लेट शादी करती हैं, लेट मैरिजेस, फिर अपने करियर ग्रोथ, सोशल स्टिग्मा, इन सब चीज़ों को लेकर के वो इतनी बिज़ी होती है कि अपनी प्रेगनेंसी जब तक कि वो प्लान करती है तो उनके जो पीक रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा किसी को भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, जो कि हमारी एज होती है 21 से 32 ईयर्स तक के, वो अक्सर क्रॉस कर जाती है। जैसे 32 साल की उम्र आगे से आगे होती है लड़कियां, तो उनकी फर्टिलिटी थोड़ी कम होने लगती है। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 34-35 ईयर्स पे आते हैं फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, तो वो उनके लिए चैलेंज बन ही जाता है, क्योंकि अगर वो 2 बच्चे भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, 35 ईयर्स पे वो पहली प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो ऑब्वियसली दूसरी प्लान करने में उनको बहुत लेट हो जाता है। तो ये सब आजकल की लाइफस्टाइल के कारण है। हमारी हेल्दी डाइट आजकल कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, हर चीज़ एडल्टरेटेड होती है, हर चीज़ में कुछ मिलावट होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। लोग बिल्कुल भी आजकल 100 मीटर की दूरी पे अगर मार्केट जाना है तो भी कार से या बाइक से जाना चाहते हैं, बिल्कुल पैदल चलना नहीं चाहते हैं। कोई योगा, कोई मेडिटेशन, कोई वॉकिंग, कुछ नहीं होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लड़कों में तो था ही पहले, लेकिन आजकल लड़कियों में भी हो गया है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास बहुत से ऐसे पेशेंट जो आईवीएफ फेलर होते हैं, 2-2, 3-3 बार अपने आईवीएफ कराकर थक चुके होते हैं, जब आपके पास आते हैं, जैसे आप लोग ई जोन में उनको लेकर जाते हो, बात करते हो, उनको रिलैक्स जोन में लेकर जाते हो और वो लोग कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि आपकी काउंसलिंग है जो वो बहुत ही लोग कहते हैं कि जब एक बार शिल्पा से बात कर लेगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो है उसका माइंड का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जो कपल्स होते हैं उनके माइंड में बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट में। तो पॉजिटिव एनर्जी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितना पेशेंट विश्वास करता है ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट की सक्सेस उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो गैमीट्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारे में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी उतना ही सक्सेस मिलता है। तो एक तो हमें विश्वास रखना ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी रहता है, और पेशेंट और डॉक्टर का आपस में ट्रीटमेंट के बारे में हर चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जितना चीज़ें हिडन रहती है उतना ही पेशेंट घबराता है, उतने ही चांसेस फेलियर के होते हैं। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि डॉक्टर शिल्पा जो है वो आईवीएफ तो लास्ट रिजोर्ट मानती है, और पहले वो बहुत से कपल्स ऐसे आते हैं जिनको सिंपल रीजंस होते हैं, कई बार टाइमिंग की नहीं उनको मालूम होता है। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोग जब मिलते हैं पेशेंट को, उनसे बातचीत करते हैं, वो तो एक प्रेशर लेकर आते हैं, हाई आईवीएफ, पता नहीं आईवीएफ से क्या हो जाएगा, लेकिन जब वो आते हैं आपके पास, आप उनको जब बात करते हैं, उनसे उनको समझाते हैं कि नहीं भाई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के सिंपल टेस्ट जो हैं वो हमने करने हैं। कई बार सिंपल टेस्ट अगर थायराइड के साथ ही हर्डल बना होता है, पीसीओडी के साथ, एंडोमेट्रियोसिस के साथ सिंपल प्रोसीजर होते हैं जो आप लोग करके उनको कंसीव करा देते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आईवीएफ नहीं होता है। आज पेशेंट्स जनरली डॉक्टर के पास आना नहीं चाहते हैं कि अगर हम फर्टिलिटी के लिए बात करने जाएंगे किसी आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास तो वो सीधा आईवीएफ ही बोलेंगे, लेकिन नहीं, फर्टिलिटी में आईवीएफ ट्रीटमेंट हमेशा एक लास्ट ट्रीटमेंट होता है। उसके पहले बहुत बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं। बेसिक हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, किसी को थायराइड, प्रोलैक्टिन हार्मोन में एबनॉर्मेलिटी होती है, उसको करेक्ट करने से पेशेंट कंसीव कर जाता है। कभी कभी पेशेंट
जस्ट काउंसलिंग से कंसीव कर जाता है, उनको ये समझाने से कंसीव कर जाता है कि ये आपके फर्टाइल डेज़ हैं, इनमें आपके रिलेशंस होना ज़रूरी है। कभी सिंपल मेडिकेशंस देने से, जो कि एग बनाने की मेडिकेशन होती है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी, जैसे आपने कहा PCOD पेशेंट्स में जिनका बहुत रोल होता है कि जिनको अंडे बनने की प्रॉब्लम होती है, तो उनको PCOD के लिए हम अंडे बनने की दवाई देते हैं, वो कंसीव कर जाते हैं। उसके बाद भी बेसिक सा ट्रीटमेंट होता है जिसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, जिसको हम IVF के पहले अच्छा खासा अटेम्प्ट करते हैं। तो जिन पेशेंट्स जिनको सबफर्टिलिटी होती है और एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं होता है कि भाई अगर हम IVF ना करें तो ये कंसीव कर ही नहीं सकते, तो उनको हम इन मेथड से कंसीव कराने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने IUI की बात कही है, कई बार IUI में जो है वो पेशेंट जो है कंसीव कर जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस जो कि इस एरिया में रीजन में बहुत ज़्यादा है और लेडीज़ को खास तौर पर, और कई बार अनडिफाइंड रह जाती है, मतलब उसमें टेस्ट में भी नहीं आता, और आप लोग जब पकड़ लेते हो तो वही कारण होता है जिसके कारण वो इनफर्टाइल्स की, मतलब जो इनफर्टिलिटी का मेन कारण वही निकलता। हम हमेशा क्या कहते हैं, पेशेंट जब भी कोई फर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं तो हम उनके हमेशा 3 चीज़ें ज़रूर चेक करते हैं कि एक ट्यूब का स्टेटस चेक करें कोई भी ट्रीटमेंट में आगे जाने से पहले, स्पेशली अगर हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI करना है, तो अगर पेशेंट का ट्यूबल स्टेटस हमें नहीं पता है कि ट्यूबें बंद है कि खुली है, तो उसके बिना IUI करने का कोई सेंस बनता नहीं है। क्योंकि अगर आपने 2 ट्रीटमेंट 2 साइकिल IUI कर दी, पेशेंट को कहा कि आपका रिजल्ट नेगेटिव है, उसके बाद अगर आप कह रहे हैं ट्यूबल स्टेटस कराने के लिए, और अगर आपको पता चल रहा है कि आप ट्यूबें बंद है, तो पिछला जो पेशेंट ने अपना इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास किया है वो उसका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए पहले पेशेंट को थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर लेना ज़रूरी होता है किसी भी ट्रीटमेंट को समझाने से पहले। और ट्यूबरक्लोसिस आजकल जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बहुत कॉमन रही है, क्या कहते हैं, इंडिया में। तो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हमारा जो है ट्यूबें ख़राब करती है। ट्यूबल फैक्टर्स में मतलब हमारी ट्यूबें बंद हो जाती है TB की बीमारी से। तो एक सिंपल सी एंडोमेट्रियल बायोप्सी से TB का चेक किया जा सकता है। तो अगर को पेशेंट नहीं कंसीव करता है हमारा ट्रीटमेंट से, फर्स्ट लाइन हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए बायोप्सी एकदम से नहीं स्टार्ट करते, लेकिन हाँ अगर हमें लग रहा है कि 3-4 महीने हमने पेशेंट के साथ लगा दिए, वो नहीं कंसीव कर रहा है, पेशेंट थोड़े लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, कोई फैमिली हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस की, या फिर कभी कभी हमें अल्ट्रासाउंड या उसके HSG पिक्चर में ऐसा दिखता है कि उसकी ट्यूबें बंद है, या फिर हमें लगता है कि अंदर बच्चेदानी के अंदर कुछ जाले हैं, तो हम TB के टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। ऐसा IVF जो कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके साथ आपने बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स को फर्टाइल किया, क्या कहना चाहेंगे कि IVF का जो प्रोसीजर है वो भी एक सिंपल प्रोसीजर है जिसके लिए आपको घबराना नहीं, कोई आपके टंके नहीं लगने, कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है कि IVF का नाम लोग सुनते हैं कि IVF, लेकिन IVF बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। जैसे हम लोग वैसे कोई प्रोसीजर करते हैं तो सिंपल प्रोसीजर ही है जिसके साथ आप लोग ईजिली कंसीव कर जाते हैं। हाँ, IVF जितना लोग डरते हैं IVF उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है। हमेशा पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि हार्डली 5-6 विजिट्स अगर हम बैक टू बैक आपकी रहती है तो विद इन अ मंथ आपका IVF कंप्लीट होकर के रिज़ल्ट हाथ में आ जाता है। नो डाउट IVF थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर होता है, उसका भी रीज़न ये होता है कि कोई इंश्योरेंस या गवर्नमेंट पॉलिसी में कवर नहीं होता है, एंड जो इसकी टेक्निकल प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, इसीलिए कॉस्ट इसमें इतना होता है। लेकिन जहाँ तक कि कपल्स अगर IVF को अवॉइड करते हुए प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट पे स्टिक करते करते वो उतना स्पेंड कर देते हैं अगर उनको सही गाइडेंस ना मिले तो। लेकिन IVF इतना मुश्किल नहीं होता है। हाँ, और टाँके तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि जो IVF में ओवम पिकअप का प्रोसीजर होता है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है, उसमें कोई चीरा कोई टाँके नहीं लगते हैं। इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर होता है, 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता है एंड फिर छुट्टी हो जाते हैं। जैसा अगर हम बात करें एक्सी की बात करें तो मेल इनफर्टाइल का भी, ये जो आपने बहुत सारे मेल इनफर्टाइल कपल्स को भी जिनमें मेल्स में कोई प्रॉब्लम थी उनको भी आपने एक नई ज़िंदगी दी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्सी जो होती है इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो एक्सी प्रोसेस लाई गई थी मेल इनफर्टिलिटी के लिए कि स्पेशली जब आपकी स्पर्म काउंट है बहुत कम है कि लेस देन 1 मिलियन काउंट है, तो जब हम IVF का प्रोसीजर लगाते हैं, IVF में अंडों के अराउंड में हम स्पर्म की कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो जब हमारा स्पर्म काउंट ही कम रहता है या फिर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है जिसके
हमें टेस्टिस से या फिर एपिडिडाइमिस से स्पर्म निकालने पड़ते हैं, तो इनके लिए इक्सी प्रोसेस को इन्वेंट किया गया था। इसमें क्या करते हैं, एक अंडे के अंदर एक स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, तो जिससे कि फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं एग और स्पर्म के वो अच्छे हो जाते हैं। तो हम फर्टिलाइजेशन फेलियर हमारा प्रिवेंट हो जाता है और अच्छे भ्रूण तैयार हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑब्वियसली ये एक नया बोन ये है कि हाँ, जो जिनके शुक्राणु बहुत कम है, जिनका स्पर्म काउंट बहुत कम है, उनको हम सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे सकते हैं। दर्शकों, अगर आप इनफर्टाइल कपल हैं, दोनों आप हस्बैंड वाइफ आए डॉक्टर साहब के पास, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्पर्म्स कम है तो भी आपके पास अगर सिंगल स्पर्म भी है तो भी फर्टिलिटी के चांस हैं, और लेडीज़ में अगर ट्यूब्स बंद है, कोई प्रॉब्लम है, तो आईवीएफ की विधि के साथ, और जैसे डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है लंबा और काउंसलर बहुत बढ़िया हैं, सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि पीसीओडी जो कि एक आजकल हर चौथी पांचवीं लड़की को जो यंग ब्लड हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पीसीओडी आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल लोगों को अनमैरिड स्टेटस में ही पता चल जाती है। यूजुअली ये प्रेजेंट करते हैं जैसे कि पेशेंट को इरेगुलर साइकिल्स है, या फिर उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शरीर फेस पे बहुत एक्ने हो रहे हैं, मोस्ट कॉमनली इन सिम्टम्स के कारण आते हैं। लेकिन पीसीओडी इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो हम ये कहते हैं कि सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट पीसीओडी को होता है कि ये आप वेट रिड्यूस करिए। आपका हमेशा एक बेसलाइन वेट होगा जिसमें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जितने आप एक्टिव रहेंगे, योगा, मेडिटेशन, रनिंग, एक्टिव लाइफस्टाइल, इससे पीसीओडी को प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटास। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पंजाब प्लस को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज का जो इवेंट है, जैसे वर्ल्ड वास्कुलर डे था और उसमें वाकथान जो हुई, क्या कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही कैसा उपराला आपने किया? और जैसे हम देख रहे हैं कई बंदे तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार 4.5 किलोमीटर की आज सैर की होगी और उनको पूरा मज़ा आ रहा है इसमें। हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारी वैस्कुलर डिजीज़ हैं ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज से एसोसिएटेड है। तो लाइफस्टाइल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है अर्ली मॉर्निंग वॉक। सो प्रॉब्ली हम लोग ये प्रमोट करना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वॉक कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ वैस्कुलर डिजीज़, जिसमें गैंग्रीन, जिसमें डीवीटी आते हैं। तो इन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ वंडरफुल हेल्प फॉर द वैस्कुलर हेल्थ ऑफ योर बॉडी। एंड एज फार एज दिस डिजीज़ इज कंसर्न, अगर हम वेरिकोज वेन की बात करें, जैसे लोग इसको अवेयरनेस बहुत कम है और लाइटली लेते हैं, कोई बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। जब लेडीज़ दिखाती हैं एक दूसरे को, मेरे भी हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर अर्ली स्टेज में हम लोग इसका कर लें तो इसकी कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सिंपलिसिटी से आप लोग बच सकते हैं? वेरिकोज वेन इज़ अनदर लाइफस्टाइल डिजीज़। मुझे लगता है कि जो लोग लंबे खड़े रहते हैं लंबे टाइम तक, या तो पैर लटका के बैठने की हैबिट है, वॉक नहीं करते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो मुझे लगता है वेरिकोज वेन उनमें ज़्यादा होती है। तो अब इस वेरिकोज वेन को ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रिवेंटिव स्टेज में हम ट्रीटमेंट करें। कॉम्प्लिकेशन होने के बाद अगर ट्रीटमेंट करते हैं उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम उनको अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट कर दें, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो नॉन सर्जिकल हो, तो पेशेंट के लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और उसके अलावा ये कहना चाहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेस्ट। अगर आप डेली वॉक करते हैं 4 से 5 किलोमीटर, तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग वेरिकोज। और अगर डॉक्टर साहब ये हो भी जाए तो क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए भी आजकल वो कट्स और वो ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ आप लोग डे केयर सर्जरी के साथ ही घर जा सकते हैं? बिल्कुल, आजकल वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट ऑफिस प्रोसीजर हो गया कि पेशेंट आए, 1 घंटे बाद प्रोसीजर हुआ और 1 घंटे के बाद उसके बाद छुट्टी हो गई। नॉट इवन डे केयर, 3 से 4 घंटे चाहिए हमें, एंड विदाउट एनी कट, विदाउट एनी सूचर्स, कोई कट नहीं लगता, कोई चीरा टाका नहीं लगता, और वेरिकोज वेन्स की सर्जरी आराम से हो जाती है। उसको सर्जरी कहना भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा, बल्कि प्रोसीजर ही हो जाना चाहिए।